गुड मॉर्निंग। आज की 11th पॉलिटिकल की क्लास जिसमें हम लेसन 2 जिसका नाम है स्वतंत्रता, इसका अध्ययन करेंगे। अब हम सभी स्वतंत्रता शब्द को लेकर बहुत ही अलग अलग विचार या बहुत अलग अलग मत रखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता हमारा एक संवैधानिक रूप से हमें मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को प्राप्त है, जहाँ तक तो सभी को पता है, परंतु हम एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता को न देखते हुए स्वतंत्रता का वास्तविक रूप, स्वतंत्रता को एक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किस तरह से, क्या उसका अर्थ, क्या उसकी बातें हैं, क्या उसको समझने की अलग अलग सिद्धांत या मत जो दिए उसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता होती क्या है। अब हम सब ये जानते हैं कि स्वतंत्रता को लेकर हम हमारे पूरे मानव इतिहास में, हम पूरे मानव इतिहास अर्थात हमारा जो काल बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, उसमें हम इस शब्द को लेकर अनगिनत उदाहरण या अनगिनत ऐसी बातें, ऐसी कहानियां, ऐसी चर्चाएं, इसको लेकर हमने हमारे मानव इतिहास में हमने कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर अपनी स्वतंत्रता को लेकर अपनी आर्थिक शक्ति या अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए उसने किस प्रकार से प्रयास किए। कि हम सभी जानते हैं कि जो अधिक शक्तिशाली होता है वह हमेशा उससे कम शक्तिशाली व्यक्ति पर अपना दबाव, अपने अधिकार क्या करता है, थोपता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए संघर्ष करेगा। और ऐसी अनगिनत संघर्ष हम हमारे देश में और विश्व के अंदर भी देखते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता को लेकर हमारे सामने एक छोटी सी भूमिका, एक आदर्श स्वतंत्रता का क्या होता है कि स्वतंत्रता को लेकर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के देशों के अंदर हम जो आधिपत्य को लेकर या दूसरे का एक दूसरे पर जो आधिपत्य हो रहा था, जो शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर पर अपना जो अधिकार कर रहे थे, उसको लेकर जो संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद उसको जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो फ्रीडम मिली, जो आजादी मिली, उसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। परंतु इसके अलावा भी स्वतंत्रता के बहुत बड़े आयाम, बहुत बड़ी इस प्रकार की भूमिका है जो नागरिक को विभिन्न प्रकार के विकास या विकसित होने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस रूप में हम स्वतंत्रता को यहाँ देखें। स्वतंत्रता को लेकर हमारे पूरे विश्व में विभिन्न देशों के अंदर संघर्ष हुआ। इसके अलावा भी हम देखें, संघर्ष के अलावा भी देखें किसी देश के अंदर भी स्वतंत्रता को लेकर किस प्रकार से बातें हुई। तो हमने यहाँ देखा, एक उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको लिखा है नोट्स में कि दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचार का नहीं मिला, असहमति होने पर भी दूसरे व्यक्ति उस पर अपने कार्य करने में उसको स्वतंत्रता नहीं देते या किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देते, तो उसको लेकर भी संघर्ष हुआ। जैसे हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति अर्थात काले और गोरे का भेदभाव हो रहा था। और ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, और उसने भी उस रंग भेद को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या किए, संघर्ष किए। और संघर्ष के बाद उन्हें क्या मिली, सफलता भी मिली। जिन्होंने उस पूरी बात को अपनी आत्मकथा, जिसका नाम क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने वह सारी बातें स्वतंत्रता को लेकर लिखी। इसी के अलावा मैंने एक बार आपको और दिखाया था कि इसी तरह अगर हम देखें तो म्यांमार अर्थात बर्मा, जिसमें भी सैनिक शासन को लेकर, कौन शासन को लेकर, सैनिक शासन को लेकर वहाँ के व्यक्तियों में, लोगों में एक संघर्ष हुआ। और एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था ऑग सान सू की, उसने भी सैनिक शासन को लेकर अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण हमें स्वतंत्रता के आदर्श को, स्वतंत्रता के बारे में कुछ भूमिका बताते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता होती क्या है। वैसे तो हमने देखा कि भारत के अंदर भी, ध्यान दें कि भारत के अंदर भी हमने देखा कि पुर्तगाली आए,
मैंने लिखा है आपको, और याद रखें पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए और अंग्रेज आए। वैसे पहले डच आते हैं, फिर पुर्तगाली आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर अंग्रेज। इस प्रकार की 4 अलग-अलग जातियां, विदेशी जातियां जो भारत के अंदर आती है और उसने इन जातियों में भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए, अपने अधिकार में करने के लिए, उपनिवेश का अर्थ होता है शक्तिशाली देश का दूसरे देश को अपने अधीन कर लेना। तो अधिकार में आया हुआ देश या जो अधीन होता हुआ देश, जो उसके अधीन हो जाता है, अधिकार में आ जाता है, उस देश के लिए शब्द काम में लिया जाता है उपनिवेश। और आपने देखा होगा कि जब यूरोपीय देशों में उपनिवेश का बढ़ा तो दूसरे देशों को उन्होंने उपनिवेश बनाया। कारण तो क्या था कि व्यापारिक दृष्टि से वहां दूसरे देशों को उपनिवेश के रूप में या दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमा रहे थे। परंतु हम देखते हैं हमारे भारत का उदाहरण ले रहे तो इन जातियों का भारत में व्यापारिक दृष्टि से आना और बाद में भारत को उपनिवेश बना देना। परंतु हमने राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के रूप में, इसको स्वतंत्र कराने के लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया। और इस संघर्ष की कहानी हम हमारे इतिहास में पढ़ते हैं, किस प्रकार से हमने 1857 से लेकर 1947 के बीच अपनी स्वतंत्रता के लिए अनगिनत संघर्ष किए, अपनी स्वाधीनता या अपना स्वराज प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर हमारे सामने इतनी सारी बातें सामने आती है। और इन सबको पढ़ने के बाद, इन सारी बातों को पहले हम अपने ध्यान में लाएं और इसके बाद हम स्वतंत्रता के अर्थ को जाने या स्वतंत्रता के आदर्श को जाने कि स्वतंत्रता वास्तव में होती क्या है। तो स्वतंत्रता का आदर्श होता है कि अन्यायपूर्ण प्रतिबंध, ध्यान रखें शब्द, कि अगर आपका कोई अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है, आपका रोक-टोक अन्यायपूर्ण हो रही है, तो अन्यायपूर्ण प्रतिबंध और स्वतंत्रता के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करने के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष हुए। और आप दूसरी बात रूप में स्वतंत्रता को देखें तो हम अपना सम्मानपूर्वक पूर्ण या सम्मानपूर्वक मानव जीवन अगर हम नहीं जी पा रहे या इसको जीने में हमको कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है, कहीं ना कहीं प्रतिबंध आ रहा है, हम भययुक्त जीवन जी रहे हैं, तो इस भययुक्त जीवन को भय मुक्त बनाने के लिए अर्थात हम अपना गरिमापूर्ण या सम्मानपूर्ण मानवीय जीवन जिए और भय मुक्त जीवन जिए। तो इस प्रकार का किसी देश में मानवीय दशा इस प्रकार की हो जाए तो उसे भी स्वतंत्रता कहेंगे या उसे हम स्वतंत्रता का आदर्श कहेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाना, स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं को हटाना और सम्मानपूर्वक या गरिमापूर्ण मानवीय जीवन की दशाएं, भय मुक्त जीवन की दशाएं होना ही स्वतंत्रता का आदर्श कहलाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात आगे करूं कि स्वतंत्रता क्या है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ध्यान रखें स्वतंत्रता क्या है, इसके संबंध में हम ध्यान दें कि स्वतंत्रता जो है वह हमारे लिए जो मनुष्य है उसके ऊपर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, मनुष्य के ऊपर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही और साथ ही साथ ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। आपको लिखवाया दिए तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता का अर्थ या स्वतंत्रता क्या है, इसके संबंध में आपको कोई जानकारी आपको कोई पूछे तो आप इसकी बात किस प्रकार करेंगे कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास करें, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं या उसे हम स्वतंत्रता मान सकते हैं। परंतु यहाँ पर मेरी दोनों ही बातें, एक तो है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और एक होता है कि अपनी प्रतिभा के विकास के लिए ऐसी स्थितियां, ऐसी भयमुक्त स्थितियां होना। अब ये दोनों ही बातें अलग-अलग, एक हमें नकारात्मक और एक हमें सकारात्मक रूप में देखने को मिलती है, एक हमें नेगेटिव और एक हमें पॉजिटिव रूप में देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे इसमें कि इस कारण हमारे विद्वानों के द्वारा या हमारे राजनीतिक सिद्धांतकारों के द्वारा स्वतंत्रता की दो रूपों में परिभाषा या दो रूपों में इसके अर्थ को बताया है। एक उसकी सकारात्मक परिभाषा है और एक उसकी नकारात्मक परिभाषा है। इसके संबंध में तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता को लेकर दो परिभाषाएं दी है, स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा और स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा, जिसमें आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की नकारात्मक
स्वतंत्रता। इसका अर्थ होता है कि सभी उन व्यक्तियों या समाज के उन सभी व्यक्तियों पर सामाजिक प्रतिबंध हो, क्या हो, सामाजिक प्रतिबंध बिल्कुल कम हो और सारे ही लोग अपने आप में बिना रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्यों को पूर्ण करें। इस प्रकार की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता या व्यक्तियों के बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें समाज के अंदर बिना रोक टोक के व्यक्ति अपने कार्यों का चयन करे और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। और दूसरी जो परिभाषा उसकी स्वतंत्रता की दी है वह है सकारात्मक परिभाषा या स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियों का होना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करें, ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। प्रतिभा का अर्थ आप सभी जानते हैं कि लोग अपनी जो भी एबिलिटीज है उसका क्या कर सके, विकास कर सके, अपने अनुरूप उसे विकसित करने का अवसर प्राप्त हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ होता है कि समाज में उन बातों का विस्तार होना चाहिए। उधर बातों का क्या, समाज में बिना रोक टोक वाले नकारात्मक। यहाँ बात क्या है कि समाज में उन बातों का विस्तार होना चाहिए जिससे व्यक्ति का विकास अधिक से अधिक हो, व्यक्ति अपने विकास करने में, अपने संवर्धन करने में, अपने कार्यों को, अपने बातों को संवर्धन करना विकास करने के लिए अधिक से अधिक उनका उपयोग करें। तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाना क्या कहलाती है, स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्वतंत्रता को लेकर दो परिभाषा भी हो गई, दो अर्थ हो गए इसके स्वतंत्रता के। एक हो गया स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ और दूसरा हो गया स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। और दोनों ही स्थितियों को आप आराम से अपन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 मिनट शांति से इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। क्योंकि इसमें अपने को भेद करना आ जाए या भेद करना हमने सीख लिया तो हमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर स्वतंत्रता का अर्थ हो जाए, स्वतंत्रता क्या है हमको समझ में आ जाए, तो हम स्वतंत्र समाज के बारे में बात करेंगे। एक स्वतंत्र समाज किसे कहेंगे, कि ऐसा क्या, ऐसी क्या स्थिति आ जाए कि उसे हम स्वतंत्र समाज के रूप में अर्थ ग्रहण करें। क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, हम किसी न किसी समाज में रहते हैं और हमारा सामाजिक जीवन ही हमें स्वतंत्रता के जैसे अर्थों को सही मूल्य में, इसका अर्थ हमें स्वतंत्रता का अर्थ हमें समाज में रहने के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्वतंत्र समाज में या स्वतंत्र समाज का अर्थ हम किन रूपों में लेंगे, तो वहां जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ, न्यूनतम अर्थात बहुत कम अवरोध तो है, प्रतिबंध तो है, परंतु वो प्रतिबंध कैसे हो, बहुत कम हो, बहुत न्यून हो। तो इस प्रकार के न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाता हो, ऐसा समाज क्या कहलाता है, स्वतंत्र समाज कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति अपने हितों के संवर्धन अर्थात अपने हितों के विकास के लिए सारी स्थितियां या अपनी सारी सामाजिक स्थितियां इस प्रकार से हो कि व्यक्ति अपने हितों का विकास आसानी से कर सके, तो उसे हम स्वतंत्र समाज कहेंगे। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्वतंत्र समाज में अपने सदस्यों को अर्थात उस समाज में रहने वाले सदस्यों पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और जिसके कारण वो अपना विकास आसानी से कर पाए, उसे स्वतंत्र समाज कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ तक हो गया। आगे हम कल पढ़ेंगे कि ये जो प्रतिबंध होते हैं, ये जो अवरोध होते हैं, वह क्या होते हैं और वह किस लिए समाज के अंदर होने चाहिए, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।